नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी सहारनपुर वॉइस डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 7। मीडिया को आप समझती हैं अपने भाई की, और आपकी मीडिया को हम समझते हैं हमारी समस्त बहनें और यहाँ उपस्थित हमारे साथियों और बुजुर्गों। पीछे लिखा है मतदाता अभिनंदन। अभी अनिल जी कह रहे थे कि माल्यार्पण होगा क्या आप लोगों का। मैंने कहा नहीं भाई, ये अभिनंदन हमारा नहीं है, ये अभिनंदन आप सबका है, आप इसके हकदार हैं। हमने ये सोचा था कि हम बेहद से लगभग 1,10,000 या 15,000 देंगे। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन समस्त साथियों से बातचीत हुई, विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, सुनिंदर जी से, सबसे। तो ये लगा कि हम 1 लाख के तो अपेक्षा अनुसार तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में सिटिंग विधायक नहीं था, यानी कि बेहद, जिस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में हमारा कोई विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, उस विधानसभा में भी हमने लगभग 5,000 वोट पिछले लोकसभा के मुकाबले बढ़ाने का काम किया। इसीलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। और यही देहात विधानसभा जिसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन विधानसभा है, सबसे खराब समीकरणों के अनुसार विधानसभा है। वहां भी हमारे कोई वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन वहां भी हमारा करीब 6-7 हजार वोट बढ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो वे लोग भी बधाई के पात्र हैं। अब दिक्कत कहां आई? कोई कह सकता है राघव अच्छा प्रत्याशी नहीं है, चलिए वो भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिक्कत कहां आई? कुछ बातें अभी अन्य वक्ताओं द्वारा आपके समक्ष रखी गई। एक विषय तो ये कि एक बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट जो था, उसका एक बहुत बड़ा अंश जो हमने कैलकुलेट किया पूरी लोकसभा में, लगभग 70 से 80 हजार वोट बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गठबंधन के साथ जाके जुड़ गए। यदि वो नहीं गया होता तो भी हम जीत गए होते। यदि वो 70-80 हजार वोट बसपा में ही रहता तो भी हम जीत गए होते। देखिए, सहारनपुर के चुनाव बहुत विचित्र हो गए। यहाँ समीकरणों का खेल है, अच्छे बुरे की बात नहीं रही है। कौन सी जाति का, कौन से वर्ग का, किस पार्टी से प्रत्याशी है, किसका किससे गठबंधन है, उसका गणित क्या बैठ रहा है जातियों के आधार पर और वर्गों के आधार पर, इस पर आधारित चुनाव हो सकता है। कुछ प्रत्याशी अच्छा हो तो वो और अधिक वोट ले सकता है, लेकिन ये समीकरण बड़े गड़बड़ा गए हैं। और समीकरण ऐसे हो गए हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला या उसमें आस्था रखने वाला मतदाता का अगर उसके जाति के लोग कहीं कुछ भी कोई बात कहते हैं या कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नजर आती है, तो वो सारा खेल गड़बड़ा जाता है। भले वो वोट ना ट्रांसफर हो रहा हो, भले वो वोट ना जा रहा हो, आप समझ रहे मेरी बात, लेकिन पोल का गिर जाना ये कितना नुकसान है। मान लीजिए जिस समाज में डिस्टर्बेंस है और वो भाजपा का समर्थन करता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण उसका पोल गिर जाता है। जितना पोल होता है उसमें अधिक भाजपा को ही मिल रहा है, लेकिन वो जो घट गया, मैं गांव रणखंडी का हमेशा उदाहरण देता हूं कि पिछले चुनाव में हमें वहां लगभग 5600 वोट मिला, इस बार हमें 3800 वोट मिला। केवल 200 वोट गठबंधन प्रत्याशी को मिला। तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, लेकिन वो 1800 वोट में हमने जो 500-700 और जोड़ना था इस बार, तो वो आप सोचिए हमें 2,500 का नुकसान एक ही गांव से हो गया। तो इस प्रकार के नुकसान हमें हुए, लेकिन ये भी सब कवर हो जाते
यदि वो बसपा का वोट शिफ्ट ना हुआ होता। और जोड़ता हूं अब इसमें एक बात, इन दोनों फैक्टर्स को भी आप जोड़ लीजिए। इसके बावजूद यदि केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां वर्तमान में विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कोई गलत किस्म की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपको कहा कि बेहट में 2019 के मुकाबले में 2024 में हमारा वोट ज्यादा मिला। मैंने अभी आपको कहा कि देहात विधानसभा में 2019 के मुकाबले 2024 में हमें अधिक वोट मिला। अब मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि सहारनपुर नगर में, देवबंद विधानसभा क्षेत्र में, रामपुर मनिहाराज विधानसभा क्षेत्र में 2019 के मुकाबले 2024 में हमें कम वोट मिला। तो मैं जानना चाह रहा हूं अध्यक्ष जी, मैं जानना चाह रहा हूं मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसका जिम्मेदार कौन है और ऐसा क्यों? कि जिन विधानसभा क्षेत्रों से हम बेहट और देहात विधानसभा में जो नुकसान अनुमानित हम कर रहे थे, क्योंकि सब यही मानते थे, वैसे तो बीच में ये भी बात चली इस बार शायद हम बेहट को जीत जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि हम थोड़ा पीछे रहेंगे। हमारा अनुमान था लगभग 15,000 से 20,000 वोटों से हम पीछे रहेंगे। और देहात में तो ये अनुमान लग रहा था कि एसपी वोट इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अभी हमें कार्यक्रम हो रहे थे हमारे हर गांव में और बहुत चाव से हमारा कार्यक्रम उस वर्ग में हो रहा था। तो हम ये सोच रहे थे हम इस बार देहात विधानसभा में 1 लाख वोट लेंगे, यानी कि हम और गठबंधन का प्रत्याशी लगभग आसपास ही होंगे, 5, 7, 10 हजार का ही फर्क रहेगा। तो हम 25 से 30,000 की ट्रेलिंग मान रहे थे 2 विधानसभाओं में, और हम लगभग 1 लाख की लीड मान रहे थे इन 3 विधानसभाओं में जहां जनप्रतिनिधि हैं, और उन तीनों को हम हारे। मतलब उसमें से एक रामपुर हम कह दें हम जीत गए 1500 से, लेकिन तीनों में हमारा वोट घट गया। तो जो हमने लीड लेनी थी वो हम नहीं ले पाए। तो ये सोचनीय प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वहां पर पोलिंग नहीं बढ़ सकता था? ऐसे लोगों ने जिन्होंने दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम करे, वहां वोटर पर्चियां बांटी, वहां बूथों की बैठकें ली, वहां पन्ना प्रमुखों की बैठकें ली, यहां नहीं कर सकते थे क्या? वहां कौन जानता था उन्हें? यहां तो सब पहचानते थे, अगर वो जाते तो क्या उसका असर ना होता? क्या पोलिंग के दिन उन्होंने, या पोलिंग के आसपास उन्होंने ये प्रयास किया कि वोटर को घर से निकाला जाए? वे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उसमें मैं सबको नहीं जोड़ रहा हूं। वे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, क्या आधे अधूरे मन से लगे हो? 3 प्रकार के लोग हैं साहब। यहां अधिक से अधिक वे लोग बैठे हैं जो प्रथम प्रकार के हैं, जिन्होंने पूरा मनोबल अपना ऊंचा रखते हुए और पूरी एड़ी चोटी का बल अपना लगाते हुए पार्टी की सेवा करी और इस प्रकार का रिजल्ट दिया कि 96,000 तक पहुंचाने का काम। दूसरा प्रकार का वो व्यक्ति इस चुनाव में रहा कि जो आगे मन से चला, कि जो पार्टी का तो है, पार्टी से सारे अपने उल्टे सीधे काम भी पूरा कर रहा, लेकिन चुपचाप कि अरे यार थोड़ा दिखावा करने से, अरे यार कोई प्रत्याशी के कार्यक्रम लगे हैं तो साथ पीछे लग गए, उसके बाद घर जाके अपना सो गए। और तीसरे प्रकार का वो है जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, और इस बात को याद कर लीजिए, ऐसे लोग कभी किसी के काम नहीं आते और किसी का साथ नहीं देते, जो दूसरों की पीठ में छुरा डालते। और ऐसे लोग जिनको हमने कहा था कि अभी तक जो हुआ मत सोचो उसके बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, सच्चे मन से लगो, करो पार्टी की सेवा।
जब पार्टी में आप हो तो उस पार्टी के महत्व को समझो और जिताओ इस चुनाव को। हमें हराकर कोई अगर ये सोच रहा है कि वो अपने आप को जिता गया, तो मैं नहीं समझता कि आप इस बात से सहमत होंगे या असहमत। अगर किसी को ये लगता है कि राघव लखनपाल शर्मा को हराकर वो अगला लोकसभा का प्रत्याशी बन जाएगा और जीत जाएगा, तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मैं बूथ वाइज आंकड़ों को देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं। मैं काउंटिंग के गणना के उस दिन को एक एक कमरे से मैं निकलकर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, क्योंकि और किसी को घूमने की इजाजत नहीं थी लेकिन प्रत्याशी को थी, और मैं वो 10-12 घंटे घूमता रहा जैसे जैसे जहां जहां मशीनों की गणना हो रही थी और मैं लेता गया आंकड़े, मुझे पहले या दूसरे राउंड में ही पता चल गया था कि ये चुनाव हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उन जयचंदों की वजह से नहीं, उन लोगों की वजह से नहीं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पीठ में छुरा डाला। मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे उठकर गठबंधन में जा चुका है। उन्होंने तो अपना काम किया ही, धोखेबाजों, जिन्होंने धोखा दिया उन्होंने तो अपना काम किया ही। और अगर नहीं किया होता ऐसा, सच्चे मन से लगे होते, तो इस शिफ्ट के बावजूद भी, इस वोट ट्रांसफर के बावजूद भी हम जीत सकते थे। हमें शहर में 30,000 वोट कम से कम और लेना चाहिए था। हमें रामपुर मणिहारन में 20 से 25,000 वोट कम से कम और लेना चाहिए था। देवबंद में हम, देवबंद के कुछ लोग ये कह रहे हैं, पुराना मानिएगा देव जी, आप भी देवबंद के रहने वाले, कि हमने वहां 21,000 की लीड ले ली साहब। अरे भाई, देवबंद में 60,000 की लीड लेनी चाहिए थी, तभी तो ये पूरी होती। वहां तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चल गया थोड़ा बहुत, वो 60,000 पे आ गया, उसको 60,000 वोट मिल गया। अगर वो ना चला होता तो देवबंद 50,000 से हारते। और ये जान लेना चाहिए उन लोगों को जो अपनी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने 20,000 से जिताई है देवबंद। देवबंद में हमें 1,04,000 वोट मिला था 19 में। इस बार हम 94,000 पे आ गए। और जो पीठ अपनी छाती सब दबा रहे हैं, उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान, आप देवबंद में क्यों समय व्यस्त कर रहे हो, आप बेहट और देहात को देखो, बेहट में आपको 1.5 लाख वोट दिलवाएंगे। जो आज अपनी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि नगर में केवल 1% वोट शेयर गिरा है, उन्होंने भी यही कहा था कि शहर में टाइम मत जाया करो, 2.25 लाख वोट मिलेंगे यहाँ पर। अरे 2.25 लाख नहीं मिले, 1.60 दे देते, 1.5 लाख दे देते, 1.30 पे कैसे आ गया शहर? तो ये मेरे सवाल है अध्यक्ष जी, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन ये मेरे सवाल है, मेरे प्रश्न हैं, और इसीलिए हम नहीं जीत पाए। ये सब कारण है कि हम नहीं जीत पाए। सभी वर्गों ने वोट दिया, किसी ने बहुत ज्यादा, किसी ने थोड़ा कम, किसी ने बहुत कम, मिला सबका। और वो सारी अस्थिरताओं के बावजूद सबका आशीर्वाद मिला। 4,84,000 वोट मायने रखता है, अच्छा वोट मिला इतनी कम पोलिंग के बावजूद। लेकिन ये भी सोचनीय प्रश्न है, हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अगर हमारी उदासीनता इसी प्रकार की रही, चुनावों को लेकर, पोलिंग को लेकर, वोट बनवाने को लेकर, अपने भविष्य को तय करने को लेकर, और अगर हम उन लोगों की बातों में आ जाएंगे जो आज रघुकुल रीत की बात करते हैं, जो आज रघुकुल रीत की बात करते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वो इतिहास को जान ले और वो याद कर ले कि क्या कुछ हुआ था। वो याद कर ले कि कितनी बार उन आताताइयों को माफ किया था, लेकिन वो एक बार कैसे छल करके पृथ्वीराज चौहान को के साथ उन्होंने धोखा किया था। वो याद करे उन चीजों को, हमें इतिहास याद करना पड़ेगा, हमें भूलना नहीं है। क्योंकि वो जो आताताई है उनका एजेंडा है, जिन लोगों को ये सिखाया गया कि संविधान खतरे में है, कि संविधान खतरे में आ जाएगा अगर भाजपा आ गई। साथियों, पाकिस्तान में क्या संविधान चल रहा है? शरिया चल रहा है। सऊदी अरब में क्या संविधान है?
शरिया है। दुबई में, ओमान में, या जितने भी ये अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, यहाँ कोई संविधान है क्या? यहाँ शरिया चलता है। आज वो जो संविधान की प्रति पकड़कर और शपथ लेने का नाटक करते हैं, वो संविधान को की तरफ ले जा रहे हैं देश को, क्षेत्र को, या वो शरिया की तरफ ले जाएंगे? ये पूछने का प्रश्न है। इसलिए सतर्क हो जाएंगे। इस बार हम जीत सकते थे मेरठ विधानसभा को, हम वास्तव में जीत सकते थे। हम यहां पर भी 25,000 वोट और ले सकते थे, लेकिन साथ के साथ जिन लोगों को गुमराह किया गया उसमें जाना चाहिए था, उसमें और मेहनत होनी चाहिए। मैं तो भाई फिर ही रहा था, 22 दिन मिले थे, और वो चुनाव के 22 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मैं चुनाव में ही रहा, मैं गांव देहात में ही रहा, मैं फील्ड में ही रहा। किसी ने मुझे कहा जी वहां पर इसलिए अच्छी पोलिंग नहीं हो पाई कि फलानी जगह पोलिंग नहीं हो पाई कि वहां बस्ता नहीं पहुंचा। मैंने कहा भाई गठबंधन वालों के तो बस्ते कहीं थे ही नहीं, उनकी कौन सी गाड़ियां तुमने घूमती हुई देख ली? हमारी तो 300 दौड़ रही थी भाई पूरी लोकसभा में। अब मुझे बताओ वो गाड़ियां कहां ले गए? सबको नहीं मैं कह रहा, लेकिन ऐसे भी थे जिनका घर पार्टी कार्यालय से 500 मीटर पे था, उन्होंने भी गाड़ी रखी चुनाव में, और वो पार्टी कार्यालय जावे थे और पूरा दिन वहां रुककर और रात को घर वापस उसी में आवे थे। उनको भी मना नहीं करी। जिसने जो कहा, साम दाम दंड भेद, जिसने जो संसाधन मांगा उसको हमने उपलब्ध किया, उपलब्ध करवाने का काम किया। ये आरोप कोई नहीं लगा सकता। फिर भी मैं कहता हूं मेरे खुद में कोई कमी होगी, और यदि मुझमें ऐसी कोई कमी है, मैं उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर क्षमा मांगता हूं। लेकिन आपको यह आश्वासन देता हूं, मेरे पिता स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी ने सच्चाई और ईमानदारी से इस क्षेत्र का हमेशा विकास किया है, सेवा करी है, और मुझे उनकी सौगंध है कि मैं उसी सच्चाई से, उसी ईमानदारी से आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। लेकिन उन लोगों से पूछना जरूर, उन लोगों से जरूर पूछना, उन गद्दारों से जिन लोगों ने आपको ये दुख दिया। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप सुन लीजिए, मेरी कौन सी गाड़ी छीन लेंगे, मेरे पे कौन सा सरकारी बंगला था, या मेरी कौन सी उन्होंने तनख्वाह ऐसी बांध देनी थी कि जिससे मेरा जीवन का स्तर बढ़ जाना था, बदल जाना था। मेरा कोई खनन का काम नहीं है। आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने उछाले हुए सिक्के अपनी जेब में भरे हो। कोई नहीं कह सकता भाई कल आज कुछ नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक इज्जत कमाई और वो इज्जत आपने हमें दी, और मैं शीश झुकाकर उस इज्जत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी इज्जत के आधार पर, उसी के बल पर आपकी सेवा में निरंतर संकल्पित रहने का मैं आज प्रण लेता हूं। अपनी मेरी दादी जो अभी दिसंबर में जिनका स्वर्गवास हुआ, श्रीमती कुंती पाल जी, उन्हें मैंने कहा उनके देहांत से पहले, मैं कहा दादी चुनाव सर पे है और आप पलंग पकड़ के बैठ गई हो। मैंने कहा उठ खड़े हो, आपके बिना मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे सारे चुनाव आपने लड़ाए हैं, पिताजी के सारे चुनाव आपने लड़ाए हैं, 7 चुनाव पिताजी के, और ये 7वां चुनाव मेरा अभी संपन्न हुआ। 14 चुनाव हम लड़ चुके हैं एक घर में। तो वो मुझे बोली बेटे अब मेरे में हिम्मत नहीं। और दिसंबर में पूरी हुई तो तब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो और कुछ 1 आध साल रहती तो देख लेती इस चुनाव को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम विजयश्री की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता, बहुत खुशी मिलती। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में समझा कि वो पहले ही क्यों चली गई, वो देख ही ना पाती इस चीज, क्योंकि उनके मन में था कि निर्भय के सपने को राघव पूरा करेगा, और वो राघव पूरा करेगा। मैं आपको ये वादा दिलाता हूं, हम करेंगे उसको। लेकिन वो नाम अपने मन मस्तिष्क में लिख लीजिए। उन षड्यंत्रकारियों से और उन छल कपट करने वालों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वे लोग
ऐसा नकाब पहनकर रखते हर चुनाव में। जब उनका चुनाव आएगा, अगर आया तो, जब उनका चुनाव आएगा तो चाहते हैं सारी दुनिया उनका साथ दे, लेकिन दूसरे किसी का साथ नहीं देते। तो मैं तो भगवान में विश्वास करता हूं, मां शाकंभरी के क्षेत्र में, पावन पवित्र क्षेत्र में खड़े हैं और माता रानी का विशेष आशीर्वाद हम सब पर। और मुझे मालूम है माता रानी स्वयं समय आने पर हिसाब किताब बराबर कटेंगे, लेकिन हमें कोई हिसाब किताब बराबर नहीं करना, हमें सेवा करनी। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, मेरा फोन नंबर आपसे अधिक लोगों के पास है, ज्यादा से ज्यादा, जिनके पास नहीं है उनको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर लड़ने भिड़ने को और सामना करने को तैयार रहेगा। इतना ही कहते हुए आप सबके प्रति पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय माता की और जय श्री राम कहता हूँ। ये वोट बढ़ाने का काम करो भैया, आगे योजना है, संगठन का जो काम है वो जनता के बीच में निरंतर सेवा देने का काम करते हैं ऐसे हमारे गृहचारी जी। और आपके बीच में जिनकी दूर दूर तक आवाज जानी जाती है और अभी आज के चुनाव लड़े आदरणीय राघव लखन पाल शर्मा जी हमारे बीच में आदरणीय इस तरह की बातें सुन ली, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या समस्याएं रही, वो तमाम तरह का विश्लेषण विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से आप तक पहुंचा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं बस कि हम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आपका अभिनंदन करने आए। जो 5 लाख के आसपास हमें मत मिला है, हम उन मतदाताओं के आभारी हैं। पूरे 5 साल उनके चरणों में नतमस्तक रहेंगे, उनके लिए काम करने के लिए हम कर्तव्य संकल्प है, हम कहीं जाने वाले नहीं है, यही रहेंगे। सांसद जी पहले से भी अधिक मजबूती के साथ आप सब लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे। ये सांसद जी तो पहले भी बिचारे पिछली बार में रह गए थे, लेकिन 5 साल आपने देखा होगा, चाहे सहारनपुर में बाढ़ आई हो तो मैंने भी इनके फोटो देखे थे, पजामा धरा पानी में नदी के अंदर और लोगों की सेवा में लगे रहे। कोई भी कार्य हो किसी व्यक्ति का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।